बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शेजी उल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा। दुनिया भर से यानी खबरें आपकी नज़र से। हिजाब के मसले पर कर्नाटक हाई कोर्ट में एक बार फिर सुनवाई हुई। मुस्लिम लड़कियों के वकील ने कहा है कि दस्तूर में ऐसा कहीं भी नहीं है कि हिजाब पर पाबंदी लगाई जाए। इस मसले पर पूरी रियासत में पीर को तनाव देखा गया, ख़ासतौर पर स्कूलों के बाहर बहुत कशीदा माहौल था। इस खबर के तमाम पहलुओं की बात करेंगे। सबसे पहले हेडलाइंस। कर्नाटक हाई कोर्ट में हिजाब पर सुनवाई मंगल तक मुलतवी। मुस्लिम लड़कियों के वकील ने कहा पाबंदी गैर कानूनी है। केंद्रीय विद्यालय स्कूलों में भी यूनिफॉर्म से मिलता जुलता हिजाब पहनने की इजाजत है। एक लड़की सुप्रीम कोर्ट पहुंची, कहा 15 फरवरी से प्रैक्टिकल इम्तिहानात हैं, पाबंदी से तालीम मुतासिर होगी। हिजाब मसले पर जबरदस्त एहतजाज। हसास इलाकों में 144 सेक्शन। स्कूलों में टीचर्स और लड़कियों को हिजाब के साथ जाने नहीं दिया गया। यूक्रेन रशिया से सीधी बातचीत का ख्वाहिशमंद, मसला हल करने के लिए जबरदस्त सफारती कोशिशें। जर्मन चांसलर कीव पहुंचे। रशिया किसी भी वक्त हमला कर सकता है, अमेरिका ने दी वार्निंग। कई मुल्कों ने शहरियों से कहा फौरी बाहर निकल जाएं। इसराइली फौज ने जेनिन शहर में 17 साला फलस्तीनी बच्चे को हलाक कर दिया। सिपाहियों और शहरियों में झड़पें, फायरिंग का तबादला। ईरान ने कहा वियना बातचीत ऐलान के मरहले में पहुंच गई, अमेरिका सियासी अज़्म दिखाए। लीबिया की पार्लियामेंट ने नए वजीर आजम को मुकर्रर किया। अब्दुल हमीद बीबा ओहदा छोड़ने के लिए तैयार नहीं। यूनाइटेड नेशंस ने कहा अमन की हिफाजत की जाए। उत्तराखंड और गोवा में असेंबली इलेक्शंस के लिए वोट डाले गए। यूपी में दूसरे मरहले की पोलिंग। कई अहम उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला। हेडलाइंस आपने देखी। खबरों की तफसील। शुरुआत हिजाब से। कर्नाटक हाई कोर्ट में हिजाब मसले पर सुनवाई हुई जो मंगल तक मुलतवी कर दी गई। पीर को 3 रुकनी बेंच ने इस मामले पर सुनवाई की, जिसके दौरान दलीलें पेश की गईं। इस दौरान पूरी रियासत में हिजाब मसले पर ज़बरदस्त एहतजाज किया गया। हसास इलाकों में 144 सेक्शन लगा दिया गया। इस दौरान मुस्लिम लड़कियों ने सुप्रीम कोर्ट में अपील करते हुए कहा है कि प्रैक्टिकल इम्तिहानात 15 फरवरी से शुरू हो रहे हैं और तालीमी इदारों तक स्टूडेंट्स की पहुंच को रोकने से उनकी तालीम मुतासिर होगी। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में फौरी दखल देने से इनकार कर दिया था। पिछले हफ्ते कर्नाटक हाई कोर्ट ने एक आरिजी हुक्म जारी करते हुए स्टूडेंट्स को तालीमी इदारों में कोई भी मजहबी लिबास पहनने से रोक दिया था। पीर को बाज़ जगह गड़बड़ के वाक़यात पेश आए। चीफ मिनिस्टर बसवराज बोम्मई ने वार्निंग दी कि गड़बड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हसास इलाकों में एक हफ्ते तक 144 सेक्शन लगा दिया गया। कम्युनिटी लीडर्स से ये यकीन दहानियाँ हासिल की गई कि वो ऐसे कदम नहीं उठाएंगे जिनसे तनाव बढ़ेगा। हाई कोर्ट की सुनवाई के बाद कर्नाटक की एक लड़की सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई और हाई कोर्ट के इन रिमार्क्स को चैलेंज किया कि तालीमी इदारे खुल सकते हैं लेकिन कैंपस में मजहबी कपड़े नहीं पहनना चाहिए। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट एनवी रमना की क़यादत वाली बेंच ने इस पिटीशन पर फौरी सुनवाई से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रिएक्शन देते हुए कांग्रेस लीडर और सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को फातिमा बुशरा की इस दरख्वास्त पर सुनवाई करनी चाहिए। ये मसला पूरे मुल्क में फैल रहा है।
कर्नाटक हाईकोर्ट ने मीडिया से कहा कि वो जिम्मेदारी से काम करे। मुस्लिम लड़कियों की तरफ से पेश होने वाले सीनियर एडवोकेट ने कहा कि केंद्र विद्यालय स्कूलों में भी यूनिफॉर्म के रंग का हिजाब पहनने की इजाज़त है। कर्नाटक हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी ने मीडिया से कहा कि वो जिम्मेदारी से काम करे। चीफ जस्टिस ने कहा कि हम लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हैं, मीडिया को जिम्मेदार होना चाहिए, मीडिया चौथा पिलर है। इस बेंच में जस्टिस विष्णु दीक्षित और जस्टिस जे.एम. काजी भी शामिल है। केंद्र विद्यालय स्कूलों में आज भी यूनिफॉर्म के रंग का हिजाब पहनने की इजाज़त देने की दलील देने के बाद लड़कियों के वकील देवदत्त कामत ने कहा कि मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा है कि हिजाब लाजमी है। मद्रास हाईकोर्ट की बेंच ने इस सिलसिले में कई दूसरे फैसलों का हवाला दिया। कामत ने कहा कि हिजाब इस्लामी अकीदे का लाजमी हिस्सा है। लड़कियों के वकील देवदत्त कामत ने कहा कि हिजाब के साथ लड़कियों को इजाज़त ना देने का जो फैसला किया गया है कॉलेजेस की कमेटी ने वो गैर कानूनी है। लड़कियों के वकील ने कहा कि कानून में ऐसी कोई बात नहीं है कि हिजाब पर पाबंदी लगाई जाए। दस्तूर ने मजहबी आज़ादी की ज़मानत के तहत हिजाब की आज़ादी दी है और कॉलेज या कोई भी इस तरह की पाबंदी नहीं लगा सकता। कर्नाटक हुकूमत ने पिछले हफ्ते इस मसले को कॉलेजों पर छोड़ दिया था। लड़कियों के वकील ने कहा कि मुस्लिम लड़कियों के हिजाब पहनने से किसी को कोई तकलीफ नहीं पहुंचती, ये मामला अकीदे का है। उन्होंने कुरान की एक आयत का भी हवाला दिया। कर्नाटक के कई स्कूल पीर को खोले गए और कई स्कूलों में बच्चियों को नकाब पहनकर दाखिल होने से रोका गया। टीचर्स को भी हिजाब उतारकर क्लासरूम्स और कॉलेजेस या स्कूल्स में दाखिल होने के लिए कहा गया। इस सिलसिले में कई वीडियो सामने आए हैं। कई स्कूलों में टीचर्स और माँ बाप के दरमियान तकरार भी हुई। यूक्रेन की हुकूमत ने अपनी सरहदों के करीब फौजों की तैनाती और क्राइमिया के मसले पर मॉस्को के साथ बातचीत की ख्वाहिश जाहिर की है। यूक्रेन के वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि मॉस्को ने इस दरख्वास्त पर कोई जवाब नहीं दिया है। ये दरख्वास्त यूरोप की मकामी तंजीम के ज़रिए की गई, जिसमें रशिया से कहा गया कि वो अपनी सरगर्मियों के बारे में सफाई दे। अब यूक्रेन चाहता है कि 48 घंटों के अंदर रशिया के साथ मीटिंग हो। यूक्रेन मसले पर दुनिया भर में ज़बरदस्त सफारती सरगर्मियां हो रही हैं। जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज ने यूक्रेन के सदर वोल्डोमीर ज़ेलेंस्की से मुलाकात की और कीव का दौरा किया। इस दौरान खबरों में कहा गया कि रशिया ने यूक्रेन को 3 तरफ से घेर लिया है। मगरबी मुल्क मुसलसल कह रहे हैं कि रशिया यूक्रेन पर हमला करने वाला है, लेकिन रशिया अब तक इससे इनकार करता रहा है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि दुनिया में कई सफारतकार एक बड़ी जंग को टालने की कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ यूक्रेन पर रशिया के हमले के अंदेशे बढ़ते जा रहे हैं। अब तक 1 दर्जन से ज़्यादा मुल्कों ने अपने शहरियों से कहा है कि वो फौरी यूक्रेन छोड़ दें, क्योंकि हमला यकीनी नज़र आ रहा है। इनमें अमेरिका और बरतानिया भी शामिल है। रशिया मगरबी मुल्कों से ये ज़मानत चाहता है कि यूक्रेन को नाटो में शामिल नहीं किया जाएगा, लेकिन नाटो के रुकन मुल्क ऐसा कोई वादा करने के लिए तैयार नहीं है। उम्मीद की जा रही कि यूरोप के ओहदेदार सफारती कोशिशों के सिलसिले में मॉस्को का दौरा करेंगे। ग्रीस ने भी अपने शहरियों से कहा है कि वो फौरी यूक्रेन छोड़ दें। ऐसी ही वार्निंग कुवैत और सऊदी अरब ने भी दी है। G7 फॉरेन मिनिस्टर्स ने मॉस्को को वार्निंग दी है कि अगर उसने यूक्रेन पर हमला किया तो इसके ज़बरदस्त मौशी नतीजे निकलेंगे। G7 मुल्कों में कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, बरतानिया और अमेरिका शामिल है। रशिया ने कहा है कि वो इस साल म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में अपने नुमाइंदे को नहीं भेजेगा। इस कॉन्फ्रेंस की वही अहमियत है जो मईशत के शोबे में डावोस समिट की है। इसे डिफेंस का डावोस कहा जाता है। क्रेमलिन ने कहा है कि मॉस्को और वाशिंगटन के दरमियान ताल्लुकात नाजुक मरहले में हैं। क्रेमलिन के तर्जुमान डेमिट्री पेस्कोव ने कहा कि बातचीत के चैनल्स खुले हैं। अच्छी बात यह है कि सदर व्लादिमीर पुतिन और सदर जो बाइडन एक दूसरे के साथ टच में हैं। उन्होंने हफ्ते को लंबी बातचीत भी की थी, लेकिन अभी ताल्लुकात में तलखियाँ बरकरार हैं। अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जैक सोलियान ने वार्निंग दी है कि जंग किसी भी लम्हा शुरू हो सकती है। CNN से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि हम तारीख नहीं बता सकते, लेकिन हम हमेशा से कहते रहे हैं कि हम नाजुक मरहले में हैं और किसी भी लम्हा जंग शुरू हो सकती है। इसराइली फौज ने मगरबी किनारे के जनीन शहर में एक 17 साल फ़लस्तीनी बच्चे को गोली मारकर हलाक कर दिया। वजारत सेहत ने बताया कि मोहम्मद अबू सलाह को सिलात अल हुरैसा गाँव में हलाक किया गया। ये वाक़या इतवार की रात पेश आया। इसराइली फ़ौज ने मोहम्मद जरादात नामी एक शख्स के मकान को गिराने के लिए कार्रवाई का आगाज़ किया, जिस पर ऐसा इल्ज़ाम है कि उसने पिछले साल के आखिर में एक यहूदी आबादकार को हलाक किया था। इसराइली फ़ौज के साथ एक बुलडोज़र भी था। जब इसराइली फ़ौज
मकाम पर पहुंची, वहां के लोगों के साथ झड़पें हुई। फलस्तीन रेड क्रिसेंट ने बताया कि उसकी एम्बुलेंस गाड़ियों को भी गांव की तरफ जाने से रोक दिया गया। चश्मदीद गवाहों ने बताया कि इस्राएली सिपाहियों और फलस्तीनी बंदूक बरदारों में झड़पें हुई। सैकड़ों फलस्तीनियों ने इस्राएली सिपाहियों पर पथराव किया और पेट्रोल बम फेंके, जिन्होंने फायरिंग की। बाद में जरादात खानदान के मकान के एक फ्लोर को गिरा दिया गया। इंसानी हुकूक तंजीमों ने इस कार्रवाई की मजम्मत की है और कहा है कि इस घर में दूसरे ख़ानदान भी रहते थे और इस कार्रवाई के लिए इज्तिमाई सज़ा दी गई है। इस दौरान फ़लस्तीन इंफॉर्मेशन सेंटर ने बताया कि ताज़ा झड़प में 10 फ़लस्तीनी ज़ख्मी हो गए। अहदेदारों ने बताया कि ज़ख्मी फ़लस्तीनी को नाजुक हालत में हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां इस बच्चे की मौत हुई। इसराइली जेलों में फ़लस्तीनी कैदियों ने गज़ब का दिन मनाया और भूख हड़ताल की। कैदियों के खिलाफ सख्त पाबंदियों के जवाब में यह हड़ताल की गई। कई कैदियों ने दवाएं लेने से भी इनकार कर दिया। इनमें से कई कैदियों को किसी इल्ज़ाम के बगैर गैर कानूनी तरीके से जेल में रखा गया है। ऐसा इम्कान है कि आने वाले दिनों में और ज़्यादा फ़लस्तीनी कैदी एहतजाज में शामिल होंगे। जॉर्डन के अरकान पार्लियामेंट ने इसराइल को नस्ल परस्त मुल्क करार देने का मुतालबा किया है। 25 एमपीज़ ने एक ख़त पर दस्तखत किए, जिस पर इसराइल के ताल्लुक़ से एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट की तायद की गई। इस रिपोर्ट में कहा गया कि इसराइल फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ नस्ल परस्ती पर मबनी जराइम कर रहा है। इस ख़त में कहा गया कि जॉर्डन, अरब मुल्क और मुस्लिम मुल्कों के लिए फ़लस्तीन सबसे अहम मसला है। जारी इंटरनेशनल न्यूज़ के सिलसिले को ईरान के काला ओहदेदार ने कहा कि वियना बातचीत में काबिल भरोसा समझौते के लिए अमेरिका के सियासी अज़्म की ज़रूरत है। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली शमखानी ने ट्वीट किया कि वियना बातचीत एक ऐसे मरहले में पहुंच गई है जहां यकीनन नतीजे का ऐलान किया जा सकता है। अमेरिका को सियासी अज़्म का मुज़ाहरा करना चाहिए और काबिल भरोसा और पायदार समझौते की ज़रूरत को पूरा करना चाहिए। इतवार को वियना में ओहदेदारों ने इन अफवाहों को रद्द कर दिया था कि अमेरिका सीधे तौर पर बातचीत में शामिल होने वाला है। न्यूक्लियर समझौता 2015 में हुआ था, जिसके तहत ईरान के खिलाफ पाबंदियां हटाई गई थीं और ईरान ने अपनी न्यूक्लियर सरगर्मियां महदूद की थीं। लेकिन 2018 में उस वक्त के अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूक्लियर समझौता तोड़ दिया था और ईरान पर पाबंदियां फिर से लगा दी थीं। इसके जवाब में ईरान ने भी न्यूक्लियर समझौते की खिलाफ वर्जियां शुरू की। बाइडेन हुकूमत बनने के बाद उसने ईरान के साथ बातचीत फिर से शुरू करने का फैसला किया, जिसका मकसद न्यूक्लियर समझौता बहाल करना है। इस बातचीत में बरतानिया, फ्रांस, रशिया, चाइना और जर्मनी हिस्सा ले रहे हैं। अमेरिका के बाद इत्तेहादी चाहते हैं कि ईरान के साथ कोई न्यूक्लियर डील ना हो, जिनमें इसराइल और सऊदी अरब शामिल है। बहरीन के बाअसर शिया आलिम आयतुल्लाह शेख ईसा कासिम ने अल खलीफा हुकूमत की जगह एक जमहूरी और दस्तूरी निज़ाम कायम करने की ज़रूरत पर जोर दिया है। उन्होंने ईरान के क़ुम शहर से टेलीविज़न के ज़रिए ख़िताब करते हुए कहा कि बहरीनी कौम के मुतालबात बहुत अहम हैं। जब तक उनके मुतालबात पूरे नहीं हो जाते, बहरीनी अवाम अपनी मुज़ाहमत जारी रखेंगे। उन्होंने बहरीनी समाज के तमाम लोगों से कहा कि वह अल खलीफा हुकूमत के नाजायज़ और गैर कानूनी फ़ैसलों के ख़िलाफ़ मिलकर जिद्दोजहद करें। उन्होंने कहा कि मोमिनीन जुल्म के खिलाफ सब्र के साथ अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि कोई भी खामोश बैठकर कामयाबी हासिल नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि जब तक जमहूरी दस्तूर नहीं होगा, बहरीन में जारी सियासी बहरान का हल नहीं निकल सकता। शेख कासिम ने कहा कि एक नया दस्तूर बनाना ही सियासी बहरान का हल है। बहरीन में 2011 में अरब बहार के वक्त से ही हुकूमत के खिलाफ मुसलसल मुजाहरे हो रहे हैं। अरब बहार के दौरान हुकूमत के खिलाफ मुजाहरों को कुचलने के लिए सऊदी अरब ने अपनी फ़ौज बहरीन भेजी थी। अपोजिशन इत्तेहाद अल वफाक ने कहा है कि बहरीन में अल खलीफा हुकूमत की तरफ से एक इसराइली ओहदेदार का तकर्रुर बहरीन की खुद मुख्तारी पर हमला है। बहरीन की वज़ारत ख़ारजा ने हफ्ते को कहा था कि खलीजी रियासत में एक इसराइली ओहदेदार को मुकर्रर किया गया है। बहरीन में अमरीकी नेवी का 5वां बेड़ा भी है। अल वफाक ने, जिस पर 2016 से पाबंदी है, इसराइली ओहदेदार के तकर्रुर की मजम्मत करते हुए कहा कि ये बहरीन की खुद मुख्तारी पर हमला और कौमी और सियासी ज़वाल की निशानी है। लीबिया में अमलन 2 वज़ीर आज़म हो गए हैं। ऐसे में यूएन सेक्रेटरी जनरल की लीबिया से मुताल्लिक़ नुमाइंदा ने अबूरी वज़ीर आज़म अब्दुल हमीद बीबा और लीबिया की पार्लियामेंट की तरफ से मुकर्रर किए गए नामज़द वज़ीर आज़म फ़तीही बशागा से कहा है कि वो मुल्क के इस्तेहकाम और अमन की हिफाजत करें। अहमद बीबा ने कहा है कि वो इलेक्शन के बाद ही इक़्तिदार हवाले करेंगे। उन्होंने पार्लियामेंट के कदम को रद्द कर दिया जिसने जुमेरात को साबिक़ वज़ीर दाखिला को नया वज़ीर आज़म मुकर्रर किया था। इस तरह मुल्क में एक नया बहरान पैदा
زیادہ ہو گیا ہے۔ لیبیا میں دسمبر میں الیکشنز ہونے والے تھے، لیکن بعض وجوہات کی بنا پر الیکشنز کو ملتوی کر دیا گیا ہے۔ یو این ایڈوائزر اسٹیفینی ولیمز نے عبدالحمید بیبا اور بشاغا دونوں سے بات چیت کی۔ بات کرتے ہیں اسمبلی الیکشنز کی۔ اتر پردیش میں دوسرے مرحلے کے تحت ووٹنگ ہوئی۔ اس کے علاوہ اتراکھنڈ اور گوا میں بھی اسمبلی الیکشنز کے لیے ووٹ ڈالے گئے۔ زیادہ تر حلقوں میں ووٹنگ پرامن رہی۔ اتر پردیش کے 55 اسمبلی حلقوں میں دوسرے مرحلے کے تحت شام 6 بجے تک ووٹ ڈالے گئے۔ یہ حلقے 9 ضلعوں میں ہیں۔ ریاست میں 7 مرحلوں میں پولنگ ہو رہی ہے۔ دوسرے مرحلے میں کئی اہم امیدواروں کا فیصلہ ہو رہا ہے، جن میں اعظم خان بھی شامل ہے۔ اتراکھنڈ کی 70 اور گوا کی 40 سیٹوں کے لیے بھی منگل کو ووٹنگ ہوئی۔ تینوں ریاستوں میں 60% سے زیادہ پولنگ ریکارڈ کی گئی۔ اتر پردیش میں بی جے پی اور سماجوادی پارٹی کے درمیان سخت مقابلہ ہے۔ گوا میں پہلی مرتبہ کئی پارٹیاں میدان میں ہیں، جن میں عام آدمی پارٹی بھی شامل ہے۔ اتراکھنڈ میں کانگریس اور بی جے پی کے درمیان ٹکر ہو رہی ہے۔ منگل کی ووٹنگ کے دوران گوا کے چیف منسٹر پرمود ساونت اور اتراکھنڈ کے چیف منسٹر پشکر سنگھ دھامی کی قسمت کا بھی فیصلہ ہو رہا ہے۔ انڈیا میں 34,113 نئے کووڈ کیس پائے گئے ہیں۔ وزارت صحت نے بتایا کہ 173 کروڑ ویکسین ڈوزز دیے گئے ہیں۔ اس طرح مسلسل کووڈ کیسوں میں کمی آ رہی ہے۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ کرناٹک ہائی کورٹ میں حجاب پر سنوائی منگل تک ملتوی۔ مسلم لڑکیوں کے وکیل نے کہا پابندی غیر قانونی ہے۔ کیندریہ ودیالیہ اسکولوں میں بھی یونیفارم سے ملتا جلتا حجاب پہننے کی اجازت ہے۔ ایک لڑکی سپریم کورٹ پہنچی، کہا 15 فروری سے پریکٹیکل امتحانات ہیں، پابندی سے تعلیم متاثر ہوگی۔ حجاب مسئلے پر زبردست احتجاج، حساس علاقوں میں 144 سیکشن۔ اسکولوں میں ٹیچرز اور لڑکیوں کو حجاب کے ساتھ جانے نہیں دیا گیا۔ یوکرین رشیا سے سیدھی بات چیت کا خواہش مند، مسئلہ حل کرنے کے لیے زبردست سفارتی کوششیں۔ جرمن چانسلر کیف پہنچے۔ رشیا کسی بھی وقت حملہ کر سکتا ہے، امریکہ نے دی وارننگ۔ کئی ملکوں نے شہریوں سے کہا فوری باہر نکل جائیں۔ اسرائیلی فوج نے جنین شہر میں 17 سالہ فلسطینی بچے کو ہلاک کر دیا۔ سپاہیوں اور شہریوں میں جھڑپیں، فائرنگ کا تبادلہ۔ ایران نے کہا ویانا بات چیت اعلان کے مرحلے میں پہنچ گئی، امریکہ سیاسی عزم دکھائے۔ لیبیا کی پارلیمنٹ نے نئے وزیر اعظم کو مقرر کیا، عبدالحمید بیبا عہدہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ یونائیٹڈ نیشنز نے کہا امن کی حفاظت کی جائے۔ اتراکھنڈ اور گوا میں اسمبلی الیکشنز کے لیے ووٹ ڈالے گئے۔ یو پی میں دوسرے مرحلے کی پولنگ، کئی اہم امیدواروں کی قسمت کا فیصلہ۔ یہ تھی آج کی خبریں۔ شجیع اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔